नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 2 जो कि है परमाणु की संरचना पार्ट 9 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम एवं हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम को समझ लेते हैं। जब हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है तब H2 अणु वियोजित होकर उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु देते हैं जो विविक्त आवृत्तियों वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। और जब इन विद्युत चुंबकीय विकिरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वह स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेखाओं की कई श्रेणियां होती हैं जिन्हें उनके आविष्कारकों के नाम से जाना जाता है। बामर ने सन 1885 में प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर बताया कि यदि स्पेक्ट्रमी रेखाओं को तरंग संख्या के रूप में व्यक्त किया जाए तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दृश्य क्षेत्र की रेखाओं को निम्नलिखित सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, जो कि है तरंग संख्या बराबर 109677, जो कि यहाँ पर रिडबर्ग नियतांक को प्रदर्शित करता है। ब्रैकेट में है 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, और इसकी जो इकाई हो जाएगी वो हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। अब हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखाओं को यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। अब यहाँ पर ये है n=1 की वैल्यू, यहाँ पर है n=2, n=3, n=4, 5, 6 से लेकर यहाँ पर इन्फानाइट तक है। अगर किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आता है और इस प्रकार से जो उत्सर्जित विकिरण होगी वो लाइमन श्रेणी के अंतर्गत आएगी और वह पराबैंगनी क्षेत्र के अंतर्गत रहेगी। यदि इलेक्ट्रॉन N2 कक्षा में प्रवेश करता है किसी अन्य कक्षा से तो जो श्रेणी प्राप्त होती है इसे बामर श्रेणी कहते हैं और यह दृश्य प्रकाश क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यदि N3 से N2 में प्रवेश करेगा तो लाल रंग की हो जाएगी, और यदि N4 से N2 में प्रवेश करेगी तो हरे रंग की हो जाएगी। इसी प्रकार यदि N5 से N2 में प्रवेश करेगी तो नीला रंग, और N6 से यदि N2 में प्रवेश करेगी तो बैंगनी रंग की यह जो है श्रेणी ये इस प्रकार प्राप्त होगी। अब यदि N4 से N3 में या N5 से N3 में या N6 से N3 में इलेक्ट्रॉन आता है तो यह पाश्चन श्रेणी के अंतर्गत आएगा, जो कि इसका जो क्षेत्र हो जाएगा स्पेक्ट्रमी क्षेत्र वो अवरक्त किरणें हो जाएगा, जो कि यहाँ पर श्रेणी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। तो श्रेणी यहाँ पर है लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फंड। अब लाइमन श्रेणी के लिए N1 का मान 1 होता है जबकि N2 जो है वो 2, 3 से लेकर इन्फानाइट तक हो सकता है, और इसका जो स्पेक्ट्रमी क्षेत्र हो जाएगा वो पराबैंगनी क्षेत्र हो जाएगा। इसी प्रकार बामर के लिए N1 का मान 2 होता है, N2 की वैल्यू 3, 4 से लेकर इन्फानाइट तक होती है, और इसका जो स्पेक्ट्रमी क्षेत्र होगा वो दृश्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसके अतिरिक्त पाश्चन श्रेणी के लिए N1 का मान 3 हो जाएगा जबकि N2 का मान 4, 5 से लेकर इन्फानाइट तक होता है, और इसका जो स्पेक्ट्रमी क्षेत्र होगा वो अवरक्त के अंतर्गत
आएगा। इसी प्रकार ब्रैकेट के लिए n1 की वैल्यू 4, n2 की वैल्यू 5, 6 से लेकर इनफाइनाइट तक, और यह क्षेत्र भी अवृत्त के अंतर्गत आएगा। फंड के लिए n1 का मान 5, n2 का मान 6, 7 से लेकर इनफाइनाइट तक, और यह भी, इसका भी जो स्पेक्ट्रमी क्षेत्र होगा वो अवृत्त के अंतर्गत आएगा। अब नील्स बोर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। डेनिश भौतिकी वैज्ञानिक नील्स बोर ने सन 1911 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि ग्रहण की। उसके बाद उन्होंने जे जे टॉमसन और अन्नेस रदरफोर्ड के साथ एक वर्ष बिताया। सन 1913 में वे कोपेनहेगन लौटे, जहां वे जीवन प्रयत्न रहे। यहाँ 1920 में इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स के निर्देशक बने। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बोर ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए उत्साहपूर्वक कार्य किया। उन्होंने सन 1957 में एटम्स फॉर पीस सम्मान प्राप्त हुआ। सन 1922 में बोर को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम समझते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। बोर का मॉडल निम्नलिखित अभिगिरितियों पर आधारित है, जिसमें पहला है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूम सकता है। इन वृत्ताकार पथों को हम कक्षा या स्थायी अवस्था में अनुमत ऊर्जा स्तर कह सकते हैं। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे नाभिक के चारों ओर एक निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूम सकता है, और इन्हीं पथों को कहा गया कक्षा। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ नहीं परिवर्तित होती है, तथापि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न स्थायी स्तर से उच्च स्थायी स्तर पर तब जाएगा जब वह आवश्यक ऊर्जा को अवशोषण करेगा, अथवा इलेक्ट्रॉन के उच्च स्थायी स्तर से निम्न स्तर आने के बाद ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। यानी कि जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो समय के साथ अपनी ऊर्जा का परिवर्तन नहीं करेगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कक्षक से दूसरे कक्षक में तभी जाएगा जब वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और वापस उसी कक्षा में तब आएगा जब वो उस ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। डेल्टा ई के अंतर वाली दो स्थायी अवस्थाओं के संक्रमण के समय अवशोषित अथवा उत्सर्जित विकिरण को निम्नलिखित रूप में दिया जा सकता है। तो यहाँ पर न्यू इक्वल टू होता है डेल्टा डी डिवाइडेड बाई एच, और डेल्टा ई होता है E2 माइनस E1, जो दोनों कक्षकों की ऊर्जा है उनका अंतर डिवाइडेड बाई एच। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटित होता है दी हुई स्थायी अवस्था में। इसे निम्नलिखित समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो MVR जो है वो बराबर होता है NH डिवाइडेड बाई 2 पाई, और यहाँ पर n का मान जो है वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। कोणीय संवेग को हम समझ लेते हैं। जिस प्रकार द्रव्यमान और रेखीय संवेग का गुणनफल रेखीय संवेग होता है, यानी कि द्रव्यमान और रेखीय वेग का गुणनफल जो है वो रेखीय संवेग होता है, उसी प्रकार कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल होता है। अब एमी द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो नाभिक के चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, तो उसके लिए कोणीय संवेग हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब क्योंकि I इक्वल टू
MER² और ओमेगा इक्वल टू V/R, जहां V रैखिक वेग है, तथा कोणीय संवेग जो हो जाएगा वो हो जाएगा MR² डिवाइडेड बाई V/R। तो इस प्रकार कोणीय संवेग का जो सूत्र निकल के आएगा वो आ जाएगा MVR, जहां पर M जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। अब बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए स्थायी अवस्थाओं को n बराबर 1 2 3 के द्वारा व्यक्त किया गया है। इन पूर्णांकों को मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है। स्थायी अवस्थाओं की त्रिज्या को निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित किया गया है। अब जो स्थायी अवस्थाओं की त्रिज्या है उसका जो यहाँ पर Rn बराबर होता है n² मल्टीप्लाई बाई a0, और a0 का मान यहाँ पर फिक्स होता है जो कि है 52.9 pm, या इसको अप्रोक्सीमेट में 53 पिकोमीटर भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण गुण स्थायी अवस्था की ऊर्जा है। इसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन के स्थायी अवस्था की ऊर्जा अगर हमें ज्ञात करनी है तो En बराबर होता है -RH मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई n²। तो इस सूत्र से हम स्थायी अवस्था की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के समान उन आयनों जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है पर भी बोर के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। अब जैसे He+, इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, इसके इसीलिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा। इसी प्रकार Li2+, यहाँ पर लिथियम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो एक इलेक्ट्रॉन। तो इन सभी में जिनमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर बोर का जो सिद्धांत है वो लागू हो जाएगा। इस प्रकार के आयनों हाइड्रोजन के समान स्पीशीज कहलाते हैं। से संबंधित स्थानीय अवस्थाओं के लिए ऊर्जाएं निम्नलिखित समीकरण द्वारा दी जाती है। तो इनके लिए जो ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी -2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 मल्टीप्लाई बाय Z² डिवाइडेड बाई n², और ये एनर्जी जूल में यहाँ पर ज्ञात होती है। और त्रिज्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो उसका फॉर्मूला इनके लिए हो जाएगा Rn इक्वल टू 52.9 n² डिवाइडेड बाई Z, ये है pm। तो इस प्रकार से हम इनकी जो ऊर्जा है और इनकी जो त्रिज्या है इनका मान जो है वो इन समीकरणों से ज्ञात कर सकते हैं। इन कक्षाओं में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के वेगों की गणना करना भी संभव है, यद्यपि इसके लिए एक सटीक समीकरण यहाँ नहीं दिया गया है। गुणात्मक रूप से नाभिक पर धनावेश के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है। तो नाभिक पर अगर धनावेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का वेग भी बढ़ेगा, तथा मुख्य क्वांटम संख्या के बढ़ने के साथ यह घटता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या एवं बोर मॉडल की सीमाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।